आ गई। आ गई मैम। यस मैम। चलो तो शुरू करते हैं। आर्ट क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ याद है? कुछ बता पाएंगे क्या, या जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था? हेलो। हाँ मैम। ओके, मुझे लगा कि डिस्कनेक्टेड है। नहीं मैम, पढ़ा था मैम, उसमें आपने ये बताया था कि रिसर्च को किस तरीके से मतलब एनालिसिस करते हैं, कैसे कैसे रिसर्च पे पब्लिश कर सकते हैं और कैसे कैसे फॉन्ट रखा जाएगा। यही तो थी लास्ट क्लासेस। और हिस्ट्री में मतलब आपने जो बताए थे कि कौन सी पेंटिंग किस तरीके से कैसे लोग उसे डेवलप करते थे। हाँ, कि कैसे आर्ट क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। प्रोबेबली हिस्ट्री में हाँ हम हाँ जब पुरानी बिल्कुल। बात करते हैं तो जो ओल्ड राइटर्स या ट्रैवलर्स रहे चीजों होंगे को उन्होंने देखते जो थे। डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं वहां से परहैप्स आर्ट क्रिटिसिज्म की शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है, जो हम्म उन्होंने डिटेल्स पूरे दिए हैं। तो वहां से हम्म करके हम लोगों ने 18th सेंचुरी तक पढ़ा था, 17th सेंचुरी तक। तो अब शुरू करते हैं आज 18th सेंचुरी। तो एट द 18वीं शताब्दी। बिगिनिंग, हाँ, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी से। और एट द हम्म बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, जहाँ पर हम लोगों को 17 समथिंग ठीक है में जी। सबसे पहले जोनाथन रिचर्डसन ने एक पॉइंट स्केल, कुछ सम मैम वो आवाज कट रही है मैम थोड़ा सा। मैम आप आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ मैम अब आ रही है। हाँ, मैंने बताया ना आज कुछ प्रॉब्लम है वाईफाई का। अच्छा। तो सबसे पहले जोनाथन रिचर्डसन ने एक एक पॉइंट स्केल कुछ डेवलप किया, जिसके बेसिस पर ये बताया जा सकता था कि आर्ट कितनी अच्छी है और आर्ट वर्क कितना खराब है। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम डिवाइस किया क्रिटिकल इवैल्यूएशन का, और उसमें उन्होंने कुछ 20 पॉइंट्स रखे थे, 1 to 20। तो जिसमें हाईएस्ट पॉइंट जो था वो था सब्लिमिटी का। सब्लिमिटी मीन्स परफेक्ट, उससे बेहतर फिर कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक आइडिया दे दिया, एक प्रैक्टिकल मेथड दे दिया इस चीज के लिए कि कैसे हम जो है आर्ट वर्क्स को क्रिटिसाइज या क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है उसमें कि आर्ट वर्क में वैल्यू क्या है, सेकेंड पॉइंट आर्ट वर्क का मेथड क्या है। इस तरह से उन्होंने 20 पॉइंट्स डिवाइस किए, जिनके अकॉर्डिंग किसी भी आर्ट वर्क को डिस्क्राइब किया जा सकता था। और ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड हुआ उस समय का। उनके दो वर्क्स हैं। पहला तो है जो उन राइटिंग्स है उनकी, उन्होंने ऑथर किए ये 2 वर्क्स, इन एन एसे ऑन द होल आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म एज इट रिलेट्स टू पेंटिंग और एन आर्ग्यूमेंट इन बिहाफ ऑफ द साइंस ऑफ अ कॉनिशर। और ये दोनों ही वर्क्स उन्होंने 1719 में लिखे। तो ये एक सिस्टमैटिक क्रिटिकल इवैल्यूएशन की शुरुआत मानी जाती है 18th सेंचुरी की बिगनिंग में। अब आते हैं ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी, जब बॉमगार्टन ने सबसे पहले एस्थेटिक्स को एक डिसिप्लिन की तरह से प्रेजेंट किया। इसके पहले मतलब आर्ट एप्रिसिएशन के बारे में, आर्ट के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में जो फिलोसोफर्स थे अपनी अपनी बात कहते थे, लेकिन
एस्थेटिक्स को एक डिफरेंट डिसिप्लिन नहीं माना जाता था, उसको एक विषय नहीं माना गया था, और ये भी नहीं माना गया था कि आर्ट वर्क्स को एस्थेटिकली या क्रिटिकली स्टडी करने की जरूरत है। तो इस तरह से उन्होंने जब पहली बार आर्ट वर्क्स को एस्थेटिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो एक नया क्राइटेरिया जजमेंट का, किसी भी आर्ट वर्क को जज करने का एक नया क्राइटेरिया जो था वो सामने आया, और वो था क्राइटेरिया ऑफ एस्थेटिक्स। अब इसमें क्या है, इन हिज वर्क एस्थेटिका, ये उनका वर्क था बॉमगार्टन का, 1750 से 58 के बीच में उन्होंने ऑथर किया। ही gave the distinction among moral and aesthetic understanding of art। और ये वर्क में उन्होंने एक मतलब डिस्टिंक्शन का मतलब विभाजन जिसको कहना चाहिए दिखाया, उन्होंने बताया किस चीज के बीच में, मॉरल और एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट के बारे में। अब ये मॉरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट क्या है, बता पाओगे? ट्रेडिशनल वे ऑफ थॉट, आर्ट को ऐसा होना चाहिए, हमारा मॉरल क्या कहता है, एथिक्स क्या कहता है ना, आर्ट को गुड कुछ मॉरल वैल्यूज को कन्वे करना चाहिए, आर्ट को कुछ ना कुछ अच्छा पर्पस बताना चाहिए, और हमेशा ही गुड की विक्ट्री प्रिटेंड होनी चाहिए। ये टाइप से अगर हम ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो दैट इज मॉरल। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सौंदर्य की बात करते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ प्लेजर की बात करते हैं, दैट इज एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो मॉरल एंड एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट, यहाँ से दो डिस्क्रिमिनेटिव फील्ड्स शुरू हुए। और जैसे ही ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ कि हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं या एस्थेटिकल प्लेजर की बात कर रहे हैं, वैसे ही दो व्यू पॉइंट्स भी आ गए, आर्ट क्रिटिसिज्म के, आर्ट अंडरस्टैंडिंग के, और आर्ट के क्रिएशन के। और वो क्या थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था कि हमको ये सारे रूल्स, ये सारे वैल्यूज, ये सारी एथिक्स, रिलीजियस एथिक्स, ये सब कुछ फॉलो करना है। मॉडर्न व्यू क्या कहता था, मॉडर्न व्यू कहता था कि हमको एक्सपेरिमेंट करना है, हमको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने आर्ट वर्क्स में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे प्रेजेंट करना है, और उसके लिए हमें प्रॉपर एक वो चाहिए बताने के लिए कि हम कैसे अपना आइडिया प्रेजेंट करें, एक तरीका चाहिए। और वो तरीका क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल नहीं होगा, ऑब्वियसली क्लासिकल नहीं होगा, कौन सा होगा, जो हम चाहते हैं वो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, Immanuel Kant at the end of the century in his critique of judgment presented the ideas of। बाumgarten के बाद में क्या हुआ कि सेंचुरी, ये आपके 18th सेंचुरी के आखिर में इमैनुअल कैंट ने भी अपने आइडियाज प्रेजेंट करने शुरू कर दिए एस्थेटिक्स के बारे में और आर्ट क्रिटिसिज्म के बारे में। अब ये जजमेंट कैसे हो आर्ट का, गुड और बैड आर्ट क्या होगी, और कैसे हम अच्छे आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम बुरे आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट करेंगे, और उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्या होना चाहिए, और इन दोनों में से किसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। अब ये जो एरा था वो कंट्रोवर्सी का था, और इस समय ये चीज डिसाइड करने के लिए बड़े कंट्रोवर्सीज हो रहे थे कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज खराब है। तो इमैनुअल कैंट जो थे, ही वाज द फिलोसोफर, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सोचा कि जो आर्ट है उसका जजमेंट जो है, पहली बात तो ये है कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि कोई भी आर्ट वर्क जो हमारे सामने आ रहा है उसका पर्पसिवनेस जो है, उसके जो आर्टिस्टिक फॉर्म का जो पर्पसिवनेस है वो पता होना चाहिए। और डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम, सबलाइम जो है वो परफेक्ट है, लेकिन जो ब्यूटीफुल है उसके और सबलाइम के बीच में क्या डिफरेंस होगा ये पता होना चाहिए। तो इसके बाद पता चला कि जो आर्ट वर्क्स हैं उनको देखने का
उनको जजमेंट करने का तरीका बदल गया। एस्थेटिक्स एक अप्रोच की तरह से सामने आता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन अलग बात हो गई। आर्ट वर्क्स को एस्थेटिकली जज करना अलग बात हो गई। परफेक्शन अलग बात हो गई, फीलिंग अलग बात हो गई। तो एक वीडियो देखेंगे, मैम थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मजेदार होगा। मैम हेलो, यस मैम, यस मैम। मैम एक हाँ क्वेश्चन मैम। था। हाँ बताओ। मैम सब्लाइम और आइडियल में क्या डिफरेंस है? दोनों सिमिलर है? थोड़ा सा डिफरेंस है। आइडियल इज परफेक्ट, बट आइडियल का हिंदी वर्जन है आदर्श। अच्छा मैम जी। और आदर्शवादिता। हाँ, और मैम सब्लाइम का उदात्त है। टाइम कहते हैं उत्कृष्ट, जो सबसे अच्छा हो, जी। सर्वोत्कृष्ट हो। हम्म। आदर्श है कि नहीं है, हम उस डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे जब हम सब्लाइम की बात करते हैं। दैट इज अटैच्ड टू गॉड। समझ Yes, गए? ma'am. आदर्श तो मैं मत- किसी की पेंटिंग को देख जी। के मतलब उसको मोटिवेट करके कार्य किया जा सकता है। हाँ उत्कर्ष बेस्ट होता है। हाँ, आदर्श की बात हो गई जहां पर हम ह्यूमन एक थॉट रखते हैं, ह्यूमन परफेक्शन रखते हैं। हम्म, और सब्लाइम की बात जी। हो गई जहां हम देवत्व की बात करते हैं। किसकी? अच्छा। देवत्व की मतलब एकदम अच्छा अच्छा। एकदम डिवाइन। ठीक है, डिवाइन, हाँ। डिवाइन। हाँ, एक मिनट, जी। हम अभी आपको दिखाते हैं, कुछ चीज दिखाना चाहते हैं। यस मैम। मुझे लगता है मजा आएगी देखकर सबको। Why is it not here? मैंने तो इसे आगे ही सेव करके रखा था। मैम वॉच लेटर में आपने तो नहीं सेव किया था? नहीं, मेरी हिस्ट्री में होना चाहिए था, लाइब्रेरी में होना चाहिए था। ये लाइब्रेरी में ये शो अप हो रहा है। हम्म, एक मिनट, मुझे एक मिनट। यस। एक मिनट, ये दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज खुला हुआ है। आई एम सॉरी, हम इसको रिटर्न ही नहीं कर पा रहे हैं। मैम स्विच अकाउंट करिए, उस पर क्लिक करिए और स्विच अकाउंट। ओके। यस मैम। अब दिस इज हियर। हम्म,
मैम इसकी वॉइस हम लोगों तक पहुंच नहीं रही है नहीं या नहीं पहुंच रही है? नहीं एक मैम? मिनट, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट। अभी फिर आई, 1 मिनट। अब आई। Like mama. हम्म, अब आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ आ रही मैम, अब आ रही है। What it? No, no. No, no. Mama. Yeah. पिक्चर ऐसा लग रही है जैसे मतलब थोड़ा सा रुक रुक के चल रही है। Listen, baby. Why you shoot, mama? La, mamie. Et doucement. Tu regardes. She mamie. Come on. Big rabbit. Swill below. What? Nothing. Not man. Run! No. Like mama. And Porter. Feel like mama. So that is what I wanted to explain. मैम ये एक पत्थर पे एक चिन्ह वो मूर्ति वो बनी हुई है, एक हाँ। पेंटिंग्स बनी हुई है, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि ये मतलब जो मोमेंट जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये हाँ, 2 लोग हैं, जंगली जो है। 2 हाँ लोग हाँ वो बात कर रहे हैं कि ये मैमथ है। दूसरा कहता है कि मैमथ। मैमथ है पर ये अच्छा ड्राइंग नहीं है, अच्छा मैमथ नहीं है। हाँ हाँ दे आर शोइंग क्रिटिसिज्म कि ये जो है वो प्रॉपर ड्राइंग नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसमें इसका जो नोज है वो अच्छा नहीं है, इसके जो टेल है वो अच्छी नहीं है, लाइक दैट। तो जो दूसरा है वो देखो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। उसे वो लाइक कर रहा है। हाँ, दूसरा जो है वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? Feel like mama. फील लाइक मैम। Wake up. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि इम्पोर्टेंट तो ये है कि इट फील्स लाइक मैमथ। ठीक है? ठीक है। यस मैम। तो अब वापस अपने इस पर आते हैं। क्या समझ में आया हमें, हम क्या कहना चाहते थे? मैम यही कि एक इस मतलब स्टोन पर एक पेंटिंग बनी हुई है मेहमत की, ठीक है, तो वो जो दूसरा है वो क्या वो उस मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कि ये ऐसा है, तो वो कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन वो कहता है इसे फील मेहमत फील करो, That is यही what- तो कहना चाह रहा है मैम मैम। मैं मैं बताऊं, हाँ बताओ। आर्ट क्रिटिसिज्म के लिए भी हम लोगों को एक आर्टिस्ट की तरह फील करना होगा। यही बात है, ये भी बात सही है मैम। यही बात है, Yes. ये भी बात नहीं है, यही बात है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने कितना परफेक्टली बनाया है उसको। इम्पोर्टेंट महसूस ये करने के बिल्कुल लिए। नहीं है कि हमने क्या किया उसमें, क्या मतलब ड्राइंग्स बनाई, कैसा उसको बनाया चीज को, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमारी स्किल का परफेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको उसे देख करके महसूस क्या हो रहा है। अगर उसे देख मैम? करके, हाँ
मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कुछ बच्चों की जैसे ड्राइंग्स होती है ना, जैसे वो रेखांकन करते हैं, तो वो जो रेखांकन करते हैं वो उसे बनाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सोच के ही बनाते होंगे छोटे बच्चे, और एक बड़ा जो आर्टिस्ट है वो भी वही है, इस तरीके की पेंटिंग बना रखा है, लेकिन दोनों के सोच में बहुत नजरिया है ना। तो उसने जो ड्राइंग्स बनाई है, वहां पे जो लाइंस हैं, जैसे पिकासो की लाइंस हैं, मैं वो वहां बहुत महत्व रखती हैं, और वही उससे बेस्ट पेंटिंग छोटे छोटे बच्चे बना देते हैं, लेकिन वहाँ एक आर्टिस्ट की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सही है आपकी। मतलब हम पिकासो के हाँ, कॉन्सेप्ट पर अभी आगे बात करेंगे, आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे कि क्यों आर्ट को पिकासो के एरा में वापस बच्चों के जैसे बनना पड़ा, क्यों वापस लौटे लोग उस तरफ। हाँ बस मैम, हाँ ये सही है। ठीक है, अभी बात करेंगे। तो अभी तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जो इमानुएल कैंट हैं, उनके जो थॉट हैं उनके बारे में। तो फिलोसफर जो है, हाँ, उनका जो वर्क उन्होंने जो ऑथर किया था, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इसमें उन्होंने जो 3 अपने जो व्यूज दिए थे, तो वो थे डिसइंटीग्रेटेड जजमेंट ऑफ टेस्ट, और सेकंड था द पर्पसिवनेस ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म। तो पर्पसिवनेस ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म का मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखाया, ऑल्दो इट वाज फनी, लेकिन बहुत अच्छी बात कहता है। और द डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटीफुल एंड सबलाइम, वो भी आपको मैंने बताया कि आदर्शवादिता में और परफेक्शन में और क्या डिफरेंस है। परफेक्शन अब किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है। हम लोग एक वुडकट है, द स्क्रीम है ना, चीख, यस एक वुडकट है ना। एडवर्ड मंच। हाँ, अगर हम वुडकट की याद करते हैं, वो भी तो परफेक्ट है। उसको देख करके हम उसको सुन सकते हैं, और उसके बाद हम उसको कहते हैं परफेक्ट, लेकिन वो आदर्श तो नहीं है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूटीफुल एंड सबलाइम, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपने 3 थॉट्स प्रेजेंट किए कैंट ने। कैंट के बारे में हम लोगों ने एस्थेटिक्स में पढ़ा है। तो पहला था उनका डिसइंटीग्रेटेड जजमेंट ऑफ टेस्ट। इसका मतलब है इम्पार्शियल एंड प्योर जजमेंट, बायस नहीं होना चाहिए, फीलिंग्स को उसके साथ में अटैच करके नहीं जजमेंट दिया जाना चाहिए। एस्थेटिकली कोई चीज ब्यूटीफुल है तो उसको कहना चाहिए कि ये सुंदर है। अब इसमें क्या उन्होंने बताया, एक और बात, कि अगर हम अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने पुराने यादों को उस चीज के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम जुड़ तो जाते हैं उसके साथ में, लेकिन हमारा जजमेंट जो है, वो जो जजमेंट ऑफ गुड टेस्ट है, वो प्लेजर पर डिपेंड नहीं करता है, पर वो हमारे एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 तरह से जजमेंट आ गया हमारे सामने, एक तो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, और दूसरे वो प्लेजर है जो किसी भी आर्ट वर्क को देख करके हमें मिल रहा है। तो दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी व्यूअर के ऊपर डिपेंड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जजमेंट जो है किसी भी आर्ट वर्क का, वो सब्जेक्टिव हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव ही हो, वो सब्जेक्टिव हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है। ये इमानुएल कैंट के व्यूज थे, ओके। तो आगे बात करते हैं। इसी के साथ में जर्मन हिस्टोरियन क्रिटिक जॉन विंकलमैन ने ग्रीक आर्ट को नोबलाइज किया। उन्होंने कहा कि जो प्राचीन यूनानी कला थी, आदर्शवादी कला थी, क्लासिकल शास्त्रीय कला थी, वही सबसे अच्छी थी, और उसकी नोबल सिंप्लिसिटी, उसका ग्रैंडियोर, उसका परफेक्शन, उसकी आदर्शवादिता, उसका आइडियलाइजेशन, वो तो दोबारा कभी मिला ही नहीं, उसको तो कभी रिपीट किया ही नहीं जा सका।
तो वही yes ma'am. परफेक्ट है। और अभी जो हम लोग बना रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज टोटली इम्परफेक्ट। तो अब इसके साथ क्या हुआ कि वो समय पर, वो तो समय केओस का था, एक नई चीज शुरू हो गई, नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट। नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब जो क्लासेस में उसको पुराना, उसको फिर से रिवाइव करो। नियो क्लासिकल आर्टिस्ट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है, Yes ma'am. उसको फिर से रिवाइव करो। अब वो क्लासेस को रिवाइव करने का मतलब है कि हम जो कंटेम्प्रेरी, जो हमारे चारों तरफ की जो चीज है उसको छोड़ दें, और पुरानी चीजें, जो पुराने मिथ्स हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, जो पुराने तरीके हैं, उनको बनाने लग जाए। अब ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए रिवोल्ट भी किया। तो लेकिन जॉन विंकलमैन का एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो ये भी है कि ही एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल फॉर आर्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन दीज एंशिएंट फाउंडेशंस। तो उन्होंने आर्ट हिस्ट्री का एक मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक प्रॉपर डेवलपमेंट बताया कि किस तरह से जो हमारे पुराने आर्ट वर्क्स हैं उनका बेस लेकर के हमको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को बताना चाहिए, मतलब काउंट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही दूसरी चीज भी शुरू हो गई। डेनिस डिड्रॉट, French critic, was concerned with the moral message of art. उनको जो न्यू रोमांटिसिज्म था, जो न्यू क्लासिज्म था, उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। जो पुराने मैसेजेस क्लासिज्म के थ्रू दिए जा रहे थे उससे भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। और उनके हिसाब से जो अभी आर्ट वर्क्स बनाए जा रहे थे उस समय के तत्कालीन यूरोप में, वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जा रहे थे। रोमांटिक का मतलब स्वच्छंद हो जा रहे थे। स्वच्छंद का मतलब वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, अनरूली थे, इनफॉर्मल थे। फॉर्मल उसमें जो क्लासिज्म होना चाहिए, जो सारा चीज होना चाहिए, कुछ भी नहीं था। सीमिंगली मेथडलेस कैरेक्टर ऑफ आर्ट। अब उनको ये चीजों से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ये सारी चीजें। 19 और डिड्रॉट के बारे में एक चीज और भी है कि उन्होंने क्या किया था, सैलून का पूरा बहुत समय तक, लाइक 7 और 8 इयर्स तक फ्रेंच सैलून्स के उन्होंने डिस्क्रिप्शंस लिखे, और पूरे पूरे मतलब एक एक एग्जीबिशन का जैसे कैटलॉग होता है उस तरह से उन्होंने क्रिटिकल एक्सक्लेमेशंस दिए। बट ही वाज always telling about the moral purpose of art. 19th century, state was still sponsoring the exhibitions. 19th century तक आते आते, अभी हम 18th century की बात कर रहे हैं, डिड्रॉट was working in 18th century, और इस समय तक जो था क्रिटिकल एप्रिसिएशन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लोगों को ये महसूस होने लगा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन आर्ट का बहुत जरूरी है, और जो हम आर्ट वर्क्स प्रेजेंट कर रहे हैं इनको बहुत इनका जो एप्रिसिएशन किया जाना, इनको इनके बारे में अच्छा या बुरा जो भी है इनके बारे में कहा जाना जरूरी है। तो पैम्फलेट सर्कुलेट किए जाते थे, ये हमने लास्ट टाइम बताया था, और छुप के लिखा जाता था, सामने सामने नहीं लिखते थे, छुप के लिखा जाता था। लेकिन अभी 19th सेंचुरी तक आते आते आर्ट वर्क्स के क्रिटिसिज्म को, एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट किया जाने लगा। In 19th century, state was still sponsoring the exhibitions, और अभी भी जो स्टेट था वो एग्जीबिशंस को स्पॉन्सर कर रहे थे, जैसे कि एनुअल सैलून जो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो आर्टिस्ट थे वो अलग होते जा रहे थे, जो रॉयल एकेडमी थी उससे अलग होते जा रहे थे, जो मोनार्की थी उससे अलग होते जा रहे थे, और जो एकेडमिक इम्पोजिशंस थे उनके ऊपर कि हम एक सेट वैल्यूज थे उनके ऊपर कि इसी के अकॉर्डिंग पेंटिंग बनाई जानी चाहिए, उससे अलग होते जा रहे थे। तो ऑब्वियसली उनके पास में जो आर्ट मार्केट था वो फर्क होता जा रहा था। अब उनके पास में
वो कॉन्शियस नहीं रहे, वो उनके पेट्रन्स नहीं रहे जो उनको बताते थे कि उनको आर्ट वर्क्स कैसे बनाने चाहिए, और उनकी आइडियोलॉजीज भी अब डिफरेंट हो गई, और इस तरह से उनको नए आर्ट मार्केट्स की खोज करनी पड़ी जो पहले कभी भी नहीं थे। Salon standards were bound by traditions until mid of the century. मध्य 19वीं शताब्दी तक जो सैलून के ट्रेडिशंस थे, जो एकेडमिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को ईज करने से, इजी रूल्स देने से बिल्कुल मना कर दिया। जो सेट नॉर्म्स है वैसे ही होना चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाया गया होना चाहिए, और आइडियल होना चाहिए, क्लासिकल होना चाहिए, और किसी ना किसी क्लासिकल थीम को ही डिपिक्ट करना चाहिए, कंटेम्परेरी थीम को नहीं। और बस यहीं से सारा रेवोल्यूशन शुरू हुआ कि हम कंटेम्परेरी थीम्स क्यों नहीं डिपिक्ट कर सकते, हम जो सामने देख रहे हैं उसे क्यों नहीं बना सकते, हम वो क्यों बनाते हैं जो हमने देखा ही नहीं। और दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ थॉट, सोचने की प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई, एक अलग ही तरह से। ठीक है, अभी एक चीज हम बताते हैं आपको जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी। इसी समय में 19th सेंचुरी में ही क्या हुआ कि रिपब्लिकन रिवॉल्यूशंस शुरू हो गए, और ये सारे ही देशों में एक साथ, पूरे ही यूरोप में शुरू हुए, कोई भी देश अछूता नहीं रह गया। और इसका हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन देखा है, लिबर्टी लीडिंग द पीपल। और ये जो रिवॉल्यूशंस थे ये उस समय की स्पिरिट को बिल्कुल रिप्रेजेंट करते थे। लोग जो सोचते थे कि हमें मोनार्की को हटा देना है क्योंकि ये हमारे ऊपर अपने रूल्स इम्पोज करते हैं, हमको क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए चाहिए, और इस तरह से एक नए इंडस्ट्रियल कल्चर का डेवलपमेंट होता है जब न्यू मनी का इंट्रोडक्शन होता है। न्यू मनी का मतलब मध्यम वर्गीय वो लोग जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, या तो एलिट्स होते थे या पुअर्स या कॉमनर्स होते थे, बीच के वो मैनेजरियल पोस्ट नहीं होते थे जिनको हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास। ना तो वो बहुत ज्यादा अमीर थे ना ही वो गरीब थे, और वो सैलरीड थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इन लोगों की सैशियटी को, इनका जो आर्ट वर्क का जो जरूरत थी उसको फुलफिल करने के लिए भी एक स्कोप दिया, एक नया कल्चर शुरू हो गया। दो आर्ट वर्क्स हैं, एक क्लासिकल है जिसको बनाने में एक आर्टिस्ट ने पूरा साल लगाया है, और एक इम्प्रेशन है जिस आर्टिस्ट सुबह से शाम तक में एक पूरी सीरीज बना देता है। समझ गए? तो अब इनको क्या चाहिए था? यस मैम। इनको क्या चाहिए था? इनके पास में, और चूंकि ये लोग नए लोग थे तो ये एक्सपेरिमेंट्स को उतने ज्यादा वो रिजिड भी नहीं थे, और एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे, और यहीं से आर्ट क्रिटिसिज्म को एक नया एवेन्यू मिलना शुरू हो गया। But the free spirit that was encouraged by the social and cultural change. कौन सा social और cultural change था? Industrial revolution. और ये आर्ट्स में लगातार निरंतर बना रहा। ये जो चीज थी ये लगातार कला में चलती रही और रुकी नहीं कभी। एक बार जो शुरू हुआ चेंज वो चलता ही रहा, वो रुका नहीं। With this change, liberalization and new democratization of art can be seen with new abundance and diversity. Diversity क्यों मिली? क्योंकि अब आर्टिस्ट जो था वो इंडिविजुअली सोचने लगा,
अब वो आइडियोलॉजिकली जो उसका जो पैटर्न थे, जैसा वो आइडियोलॉजी बताते थे कि इसके अनुसार बनाया जाना चाहिए, ये हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं, उसके जिसमें जो है सर्मन दे रहे हैं जीसस, वो बनाना है, वो पेंट करना है, तो बहुत बड़ा सा उन्होंने एक भित्ति चित्र बना दिया, एक फ्रेस्को बना दिया, नहीं वो हमें बनाना ही नहीं। New criticism began as a generalistic effort to sort out this diversity. और इस तरह से पुराना सारा क्रिटिसिज्म का जो क्राइटेरिया था वो एक तरफ हो गया, और जो नए डाइवर्स एक्सेप्टेबल न्यू मनी को, जो न्यू मिडिल क्लास को जो एक्सेप्टेड आर्ट वर्क्स थे, उनके लिए एक नया क्रिटिसिज्म भी डिवाइस किया जाने लगा। आर्ट मैगजीन्स में, जो जनरल मैगजीन्स होती थी और बहुत सारे पैम्फलेटियर्स होते थे, उनमें ये सारे रिव्यूज सामने आने लगे, लोग गैलरीज में जाकर देखने लगे, उनको एंजॉय करने लगे, और इस तरह से जो एक सेट, एक रिजिडिटी थी इसके लिए कि हम अब ये जो नया चेंज है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो डिसॉल्व होने लगी। कैसे डिसॉल्व होने लगी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जबकि रस्किन डिफेंडेड टर्नर्स लैंडस्केप्स, टर्नर के लैंडस्केप्स को रस्किन ने डिफेंड किया, जिसको क्रिटिक्स ने रिडिक्यूल किया, उन्होंने उसका उपहास बनाया और कहा कि ये टेक्निकली डेयरिंग है, मतलब टेक्निकली ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है और ये हमारे काम के नहीं है, मतलब फिनिशिंग नहीं है इसमें, विद यूथफुल एक्सुबरेंस। जबकि रस्किन को उसमें यूथफुल एक्सुबरेंस दिखता है। ऐसे ही प्री रेफेलाइट वर्क्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा फिनिश है, परफेक्ट है। राफेल के पहले जिस तरह का पिक्चर परफेक्शन दिखता है, उस तरह के मतलब रियलिस्टिक इमेजेस हैं, उनको भी चार्ल्स डिकेंस जैसे नॉवेलिस्ट जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके थीम्स की वजह से, उनके एम्स की वजह से, उनके प्रेजेंटेशंस की वजह से। और इसी एज में धीरे धीरे करके जो डिस्टिंक्शन था, एक खाई थी, वो बढ़ती गई। उन दो लोगों के बीच में दो ग्रुप्स थे, एक तो वो जो एकेडमी को फॉलो करते थे, और दूसरा वो जो इंडिपेंडेंट्स थे, जो कहते थे कि हम इंडिविजुअली अपने हिसाब से स्वांता सुखाए कला बना रहे, और दूसरे वो जो कहते थे कि नहीं, कला को एकेडमिक वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, जो एकेडमिक आइडियल्स है उनको ही फॉलो करना चाहिए। और इस तरह से दो तरह के ग्रुप्स मिलते हैं, वन जो फॉलो कर रहे थे इंग्रे को, और दूसरे जो फॉलो कर रहे थे डेलाक्रा के रोमांटिसिज्म को। तो दिस इज वर्क बाय इंग्रे। क्लासिज्म का एग्जाम्पल है द वो ऑफ लुइस 13। और हम लोगों ने जितनी भी बात की अभी, आदर्शवादिता के बारे में बात की, परफेक्शनिज्म के बारे में बात की, थीम के बारे में बात की, वो सारी चीज यहाँ पर है। और कितनी मजेदार बात है कि जिस समय रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उस समय नियो क्लासिज्म के रूप में ये थीम्स बनाई जा रही थी, जो कंटेम्प्रेरी बिल्कुल नहीं थी, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. और ये देख करके तो ये वाला जो आर्ट वर्क है इंग्रे का, ये तो देख करके हमको लगता है कि ये रेनेसां पीरियड का कोई आर्ट वर्क होगा। वैसे ही फिनिशिंग है, बिल्कुल मैम। हाँ मैम, वैसे ही थीम है, कलर कॉम्बिनेशन आल्सो। कलर कॉम्बिनेशन भी वैसे ही, वैसे कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ सब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन भी वही है। ये देखो, ये हम लोगों को उसका पिएटा की याद नहीं दिलाता? यस मैम, तो
इस तरह से नियो क्लासिज्म का मतलब ये हो गया कि हम क्लासिकल आर्ट को पूरी तरह से फॉलो करें और कहीं से भी उसको ना छोड़ें। अब सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इस समय में जबकि चारों तरफ इतना ज्यादा रेवोल्यूशन की बातचीत हो रही थी, सारे ही तरफ लोग इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, मोनार्कीज के अगेंस्ट जो थे वो लड़ रहे थे, लेकिन ये सारे ही जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे ये एक तरह से सप्रेस कर दिए गए और एक बार फिर से मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। लेकिन जो उनके बीच में जो स्पिरिट थी, एक उनके मन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, नया सोशल कल्चर, न्यू जो मिडिल क्लास, वो सारा चीज जो था वो कंटिन्यूड ही रहा और उसको फिर एक बार शुरू होने के बाद में रोका जाना संभव नहीं था। और हमने 2 आर्ट वर्क्स के बारे में बात की, जो 2 लोगों के बीच का जो डिफरेंस है, जो 2 लोगों के बीच का डिफरेंस था, फर्स्ट इनग्रे का क्लासिज्म, नियो क्लासिज्म, और दूसरा जो है वो है Verti leading the people by Delacroix. This is romantic. इसके बारे में मैडम पहले आपने बताया है। बताया था। इसका हम लोगों ने पूरा प्रॉपर क्रिटिसिज्म भी स्टडी किया था। हाँ मैम, Yes, ma'am. किस तरीके से मतलब ये मोटिवेट कर रही है उससे। तो अब हमारे ये चीज, हम वापस की स्लाइड पर जाते हैं। ये चीज, द डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक्स एंड द इंडिपेंडेंट्स developed as those who supported the cool idealizing classism of Ingres and those who supported Delacroix's romanticism. है ना? तो हमको ये 2 डिफरेंसेस दिखते हैं। एक तो ये है इनग्रे की पेंटिंग और दूसरा ये है डेलाक्रा की पेंटिंग, और दोनों में हमें सीवियर डिफरेंस दिखता है। और इस तरह से ये 2 थॉट्स हैं अलग अलग, है ना? 2 थॉट्स हैं ना अलग अलग। एक थॉट ये है और एक Yes, थॉट ये है। और ये जो एक रिवॉल्यूशन दिखाता है तो हाँ, ये जो स्वच्छंदता है, ये जो चीज है, यही आगे कंटिन्यू करता गया आर्टिस्ट। इस चीज को कोई नहीं रोक पाया। और वो जो पीछे जो क्लासिज्म हमने देखा वो वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि वो पुराना था, सब्जेक्ट्स कंटेम्परेरी नहीं थे, ये कंटेम्परेरी है। ये उस समय की ज़ील को, उस समय की जरूरत को, उस समय के आसपास को जो आर्टिस्ट महसूस कर रहा है वो कैसे बता रहा है, वो है ये। जो ये सारे चेहरे होंगे, ये लोग जो होंगे, ये उस समय के लोग हैं, तो इसलिए ये ज्यादा रेलेवेंट हो गया और धीरे धीरे करके यही ज़ील आगे बढ़ती गई। अब कुछ ऐसी भी चीज आई सामने, ये तो रोमांटिसिज्म है और वो नियो क्लासिज्म है, और दोनों के बीच में ये एक डिच जो था वो बढ़ता ही गया। When they were saying कि नहीं, नियो क्लासिज्म ज्यादा अच्छा है, हमें वो जो थीम थे पुराने वही फॉलो करने चाहिए, और इनका कहना था कि नहीं, हमको जो आज की बात है वो करनी चाहिए और हम कोई रूल फॉलो नहीं करते। The debate between the classism and the romanticism was soon ended by Gustave Courbet's rebellious realism. ये उनका आर्ट वर्क है, अ ब्यूरियल एट ऑर्डिनेंस। और इसका जो स्टार्क रियलिज्म है, जो मतलब वो एकदम से जो चुभता है रियलिज्म, वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी तत्कालीन समाज को। 1855 में उनकी 2 पेंटिंग्स, ब्यूरियल एट ऑर्डिनेंस जो उन्होंने 1849 में बनाई होगी, और द आर्टिस्ट स्टूडियो जो उन्होंने 1855 में बनाई होगी, ये दोनों
पेंटिंग्स को था जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो हो रही थी पेरिस में, उनकी ज्यूरी ने एक्सेप्ट नहीं किया डिस्प्ले के लिए। और इस चीज को जो था बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्यों एक्सेप्ट किया जाता। जब हम बात कर रहे हैं पेंटिंग की, तो ये पेंटिंग जो है हम अपने ऑर्डर पीस पर लगा सकते हैं, है ना, ये लगा सकते हैं। ये पेंटिंग भी चलो एक्सेप्टेबल है कि हमारी जो आज बहुत से लोगों के इमोशंस के साथ अटैच हो जाती है, लेकिन ये पेंटिंग को हम क्यों जो है एक्सेप्ट करें? ये तो एक ब्यूरियल का डिपिक्शन है। बरियल का डिपिक्शन का मतलब बहुत सारे वो लोग हैं इसमें, कब्र खोदने वाले लोग हैं, प्रेयर पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं जो शोक मना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, चर्च के भी लोग हैं, इवन ये डॉग भी है, प्रीस्ट वगैरह। प्रीस्ट भी हैं। ये देखो, ये देखो, है ना, ये सारे लोग हैं यहाँ पर। जो दफनाने आए हैं साथ में वो लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो ये ऐसी कौन सी थीम डिपिक्ट कर रही है जिसको हमें सजा लेना चाहिए अपने घर में, अपने रूम में? नहीं, कोई तो ऐसा प्लेजेंट थीम मैडम है। ये तो शोक संदेश। तो उनकी दो पेंटिंग्स, एक ब्यूरियल एट ऑर्नेंस और एक आर्टिस्ट स्टूडियो, ये दोनों ही इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज की गई थी पेरिस में, उसमें रिजेक्ट कर दी। और इसका रिस्पांस कॉर्बे ने ऐसे दिया कलाकारों की कृतियां है, मैडम, अस्वीकृत कलाकारों की कृतियां। अस्वीकृत कलाकारों की कृतियां वो बाद में आता है। अभी तो बार बार वो तो इम्प्रेशनिज्म। अभी तो बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, और रिजेक्शन जैसे ही मिलता था वो लोग किसी ना किसी तरह से रिस्पॉन्स करते थे। और अब की बार कॉर्बे ने कैसे रिस्पॉन्स किया? कॉर्बे रिस्पॉन्डेड बाय definitely building his own exhibition space। और उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक अपना एग्जीबिशन स्पेस ही बना लिया। जाओ आप हमारी पेंटिंग्स को मत सिलेक्ट करो, आपको अच्छे नहीं लगते हैं आप मत सिलेक्ट करो, मैं अपना एक एग्जीबिशन स्पेस बना लेता हूँ, अपनी एक गैलरी बनाता हूँ जहां पर मैं अपने आर्ट वर्क्स को खुद ही डिस्प्ले में दे दूंगा। और यहाँ पर उन्होंने 43 आर्ट वर्क्स को उसने डिस्प्ले में दिया उन्होंने, और जिनको उन्होंने नाम दिया ला रियलिज्म। और ये एक तरह से आइडियलिज्म के बारे में, क्लासिज्म का, नियो क्लासिज्म, आइडियलिज्म, रोमांटिसिज्म, सबका ऑपोजिशन था। और एक तरह से ये डिक्लेरेशन था रिजेक्शन का कि आप हमें रिजेक्ट कर रहे हो, हम आपको रिजेक्ट कर देते। तो उनका जो सोशल रियलिज्म था, दैट वाज सर्टेनली एविडेंट इन हिज रिजेक्टेड आर्टवर्क्स। और इस तरह से जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो उनका जो एम्पैथी थी लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल के लिए एम्पैथी जो जिस तरह से वो दिखा रहे थे, तो वो सोशलिस्ट मान लिए गए थे। उनका जो सोशल एक मतलब सोशलिज्म समझते हो, समाजवादी मान लिए गए थे। और उनको जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। और इस तरह से 1845 में गैब्रियल लेवर्डेंट ने उनको जो है कहा कि ही इज ट्रूली अवंका। वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आने वाले समय का पता है, और वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मिड सेंचुरी में कॉर्बे, मिड ऑफ 19th सेंचुरी में कॉर्बे वाज मोस्ट क्रिटिसाइज्ड आर्टिस्ट, और उनको कहा गया ही वाज मोस्ट अगली। उसके आर्ट वर्क्स जो थे वो सबसे ज्यादा अगली हैं। अगलीनेस, ब्रूटल रियलिज्म, इन सारी चीजों को
नॉमेनक्लेचर, ये सारे नाम उनके आर्टवर्क्स को दिए गए, और किसी भी जगह पर किसी भी क्रिटिक ने उनके बारे में अच्छा नहीं लिखा। केवल गैब्रिएल लेवरदेन देकार्त क्रिटिक थे जिन्होंने कहा कि ये आगे आने वाले समय की समझ रखने वाला आर्टिस्ट है, तो इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और फिर क्या हुआ, इसी समय में एडमंड और जूल्स गॉनकोर्ट, ये लोग, ये दो क्रिटिक्स भी थे, टू ब्रदर्स वर देयर, जो आर्टवर्क्स को क्रिटिसिज्म देते थे, अप्रिसिएशन लिखते थे, लेकिन अपने जर्नल में उन्होंने भी कॉर्बे के आर्टवर्क्स को कोई जगह नहीं दी। और धीरे धीरे करके कॉर्बे को रिजेक्शन के साथ साथ जो वर्स्ट एक दिया गया था टाइटल, दैट वाज मैनरिस्ट ऑफ अगलीनेस। व्हाई? he was not painting angels, he was not painting ideal people, वो देवताओं को नहीं बना रहा था, वो उन लोगों को, मजदूरों को बना रहा था जो भूखे थे, जो काम करते थे, जो पसीना बहाते थे। वो उस तरह से नहीं बना रहा था जिस तरह से बनाया जाना चाहिए था, आइडियली परफेक्ट होना चाहिए था। वो वैसा बना रहा था जैसे वो दिखते थे, उनके चेहरे पर जो भाव होते थे उनको वो वैसे ही बना देता था। तो इसलिए ही वॉज मैनरिस्ट ऑफ अगलीनेस। ठीक है, इसके बाद एक नया चीज शुरू हुआ। ये पेंटर्स स्टूडियो है, कॉर्बे का दूसरा आर्टवर्क, जिसको जूरी ने रिजेक्ट कर दिया था। बीच में कॉर्बे ने खुद को पेंट किया है, लैंडस्केप पेंट कर रहे हैं। इधर में उनके वो सारे मॉडल्स हैं जिनको वो पेंट किया करते हैं, और इधर में उनके सारे वो फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ हैं। तो ये एक बहुत फेमस आर्टवर्क है। The jury for the official Salon of 1883 rejected Manet's work। और इसी के साथ एक और नया चीज आई। क्या चीज आई कि जो ऑफिशियल सैलून 1883 में होने जा रहा था, उसकी जो ज्यूरी थी, जो उनके जजेस थे, उन्होंने माने का जो एक काम था, वर्क था, लंचन ऑन द ग्रास, उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने 4000 और वर्क्स को भी रिजेक्ट किया। अभी लंचन ऑन द ग्रास, ये हम लोग जो पेंटिंग देख रहे हैं, इसको रिजेक्ट करने की क्या वजह हो सकती है? इसमें तो वो रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। बता सकते हो इसको क्यों रिजेक्ट किया गया था? नहीं मैम, आई हैव नो आइडिया। सिर्फ एकेडमीज को अपीज करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई मैथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंजल नहीं है, इसमें साधारण से लोग हैं जो लंच के लिए गार्डन में गए हुए। और वर्स्ट पार्ट है, जो आगे की जो लेडी है, दैट इज न्यूड। ठीक है, हाँ मैम। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके साथ साथ 4000 और भी काम थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। टू अपीज दिस कंटेंटेड क्राउड, जो आपने बताया था ना, रिजेक्टेड लोगों की सैलून, वो ये है। अस्वीकृत कलाकारों की कृति। हाँ, स्वीकृत चित्रकारों की जो, पर भोजनी तो बोलते हैं मैम इस पेंटिंग को। हाँ, लंच ऑन द ग्रास, थर्ड पर भोजन। मैम ये ये मैम शायद इसी वजह से ये 1863 की है। क्या? मैम 1863 की है शायद ये। हाँ मैम, 1863 की है। 1883 का जो सैलून था, उसमें हाँ, लंचन ऑन द ग्रास और ओलंपिया,
ये दोनों आर्टवर्क्स माने के रिजेक्ट कर दिए गए थे। 83 में दिस इज ओलंपिया। ये वाली पेंटिंग। ठीक है, हाँ मैम, जो आप बता रही है ना, उसी की वजह से वो रिजेक्ट हुई थी कि उनका कोई तालत्रम नहीं बना हुआ था उस पेंटिंग में। जैसे इस वाली पेंटिंग में इसका जो बैकग्राउंड प्रोपोर्शन है क्योंकि ये प्रभाववादी कलाकार थे ना मैम। प्रभाववाद तो बाद में आया, पहले देखो इन्होंने क्या किया है। हाँ, मोने माने। अभी इन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे, ये भी रियलिस्टिक है ना, लेकिन ये कॉर्बे के रियलिज्म से बहुत डिफरेंट है। कॉर्बे मैम अगर ये एक मिनट, मैम एक चीज मुझे चाह रहा था, जैसे जो न्यूड्स फिगर जो इसमें जो सम्मिलित की गई है, अगर ये न्यूड्स फिगर ना होती और नॉर्मली वैसे में कोई फिगर होती तो ये स्वीकृत होता है ये पेंटिंग्स? नहीं, क्यों प्रपोज नहीं होता? फिर भी नहीं होता। मैंने क्या बताया, जस्ट टू अपीज द एकेडमीज। कोई इसमें माइथोलॉजिकल थीम नहीं है, एंजल्स नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियल परफेक्शंस नहीं है, लोग वैसे बनाए गए हैं जैसे दिख रहे हैं। भाव नहीं है मैम। भाव है, भाव ही तो है। नहीं है। लोग भाव वैसे बनाए गए हैं जैसे दिख रहे हैं, वो वैसे नहीं बनाए गए हैं जैसे ग्रीक आइडियल पिक्चर्स होती हैं। तो जब अच्छा। ये फर्क आ गया, वो उस तरह से बनाए गए हैं। इसको देखिए, ये जितना भी है, ये देखिए, है ना, वो वैसा बनाया है आर्टिस्ट ने जैसा वो दिख रहा है। कहीं से भी उसने ऐसा नहीं बनाया ग्रीक परफेक्शनिस्ट बनाया करते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लैंडस्केप्स हैं ये सारे एकदम क्लियर हैं, है ना। नेचर का डेवलपमेंट, है ना। टर्नर का मैंने आपको नहीं दिखाया आर्टवर्क। अगर आप टर्नर वो तो लैंडस्केप पेंटर थे ना, लैंडस्केप जॉन आर्टिस्ट थे, टर्नर। हाँ लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, लेकिन टर्नर का जो सिर्फ एक आर्ट वर्क आप देख लीजिए, द ट्रेन जो है, द स्टॉर्म एंड द ट्रेन, तो आपको पता चल जाएगा इम्प्रेशनिज्म कहाँ से शुरू हुआ था, है ना। तो ये सारे जो चेंजेस थे, इसका मतलब आर्टिस्ट को इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स करने की बात थी और उन्होंने अपने आप को रोकना बंद कर दिया। और जहां एकेडमी ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने एकेडमी के विरोध में अपनी सैलून्स या अपनी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी। और इस तरह से ये 4000 आर्ट वर्क्स को जो रिजेक्टेड थे डिस्प्ले करने के लिए गवर्नमेंट ने सैलून डे रिफ्यूजेस एक जगह, एक एग्जीबिशन की गैलरी उनको दी, जिससे कि वो अपने आर्ट वर्क्स वहां पर एग्जिबिट कर सकें। तो 1883 में माने कि ये दूसरी पेंटिंग रिजेक्ट हुई थी, और ये बहुत ज्यादा सजेस्टिव है और रियलिस्टिक भी है। और इतना ज्यादा रियलिज्म जो था, मतलब जो इतना ज्यादा रियलिज्म का मतलब, कहने का मतलब जो एक्सप्रेशन है, जो सजेशंस हैं, जो रियलिस्टिक फर्वर है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कॉर्बे जो थे, कॉर्बे की जो पेंटिंग्स थी वो सोशलिस्ट हैं, माने की पेंटिंग्स सजेस्टिव हैं। ये दोनों चीजों में, दोनों में बहुत डिफरेंस है, जबकि दोनों ही रियलिस्टिक आर्टिस्ट थे। ओके, और ये है व्हाइट लिलैक इन अ ग्लास वाज, ये भी रिजेक्टेड थी। स्टिल लाइफ की शुरुआत, और इस तरह से हम लोगों को ये पता चलता है कि किस तरह से
आर्टिस्ट ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, किसी की भी बात ना मानते हुए। कॉर्बे और माने की तरह से ही इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो थे, उन लोगों ने भी रेडिकल जो नई थियरीज थी पेंटिंग की, उनको इम्पोज करने की कोशिश, मतलब उनको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। सबसे पहले जो आर्टिस्ट था, अगर आप इस बारे में ध्यान दें, सबसे पहले तो आर्टिस्ट फॉर्म पे बात कर रहा था, फॉर्म पे बात, क्लासिज्म पे बात कर रहा है, कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहा है। अब फॉर्म डिसअपियर हो गया, इस पेंटिंग में फॉर्म कहीं है ही नहीं। इस पेंटिंग में केवल और केवल लाइट है, लाइट का इफेक्ट है, कलर की थ्योरी है। और जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट करने के लिए और सोसाइटी जो ये अपने आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट करने के लिए और एकेडमी के जो इम्पोज रूल्स थे उनको डिनाउंस करने के लिए अपनी सोसाइटी बना ली, सोसाइटी एनोनिमे डी आर्टिस्ट, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, ग्रेवियर्स, और सारे लोगों को उसमें उन्होंने इंक्लूड कर लिया, जो 1874 में उन्होंने फॉर्म किया था। और इसकी जो पहली एग्जीबिशन थी, उसी एग्जीबिशन में मोने ने अपने 8 आर्ट वर्क्स प्रेजेंट किए थे, जिसमें से एक था सनराइज। इसी सनराइज को देख करके क्रिटिक्स ने कहा था इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशन है ये, और उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नाम एक्सेप्ट कर लिया, और ये इम्प्रेशनिज्म बन गया। इसके बारे में तो हम लोग सारे लोग जानते हैं। A Sunday afternoon on the island of La Grande. यस मैम। एक मिनट। क्विंटल पेंटिंग है मैम। हाँ, पेंटिंग में और इस पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? हटा देते हैं अपना ये, तो थोड़ा सा अच्छे से दिखता है। इस पेंटिंग में, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। खत्म हो रहा है। क्या बता रहे, क्या बता रहे आप? मैम बिंदुवाद, ये पॉइंटलिज्म। नहीं है, बिंदुवाद में पॉइंट बताया था मैं उस ये वाली पेंटिंग को, बिंदुवाद नहीं है, जो ये संडे वाली। बिंदुवाद नहीं है, ये बिंदु, ये उत्तर तो प्रभाववाद वाली की है ना मैम, ये नहीं है, ये तो ये प्रभाववाद है, वो मैम उत्तर वो दूसरी प्रभाववाद। वाली। ये बिंदुवाद है। इसी की तो मैं कह रहा हूँ। यस मैम, यही जी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो ये तो डिफरेंस है ही मैम के वो उसकी बहुत डिफरेंट है मैम इसमें। अलग है। दूसरा इसमें फॉर्म भी है, उसमें कोई फॉर्म नहीं है। बेसिक डिफरेंस यही, इसमें कोई फॉर्म नहीं है, इसमें फॉर्म है, इसमें फॉर्म का सजेशन है, ये देखो, है ना? मैम फॉर्म्स का प्रोपोर्शन कितना है मैम उसमें, ये भी तो देखिए, इसमें तो सिर्फ एक तो मतलब सिर्फ हल्का मैं यही तो कह रही हूँ, इसमें केवल सजेशन है। ये देखो, यहाँ पर बोट में शायद 2 लोग होंगे, ये सजेशन है, पर यहाँ पर तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है फॉर्म का। सारे फॉर्म्स। और अगर हम इसको पास में देखते हैं, है ना, हाँ मैम। एक और बेसिक डिफरेंस है। तो परफेक्ट, लाइट, हाँ लाइट इफेक्ट्स मैडम वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ कम है। यहाँ देखिए मैम धूप का प्रभाव कितना है। यहाँ पर जहाँ धूप है वो दिख रही है, धूप है, हाँ हाँ। यहाँ पर शेड देखिए पीछे मैम है, शेड है। शेड्स है मैडम। और इम्प्रेशनिस्ट बना दोनों तरह से लाइट ही रहे थे, ये भी लाइट बना रहे थे
ये भी लाइट बना रहे थे। yes, ma'am. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभाववादी जो थे, ये भी तो प्रभाववादी था। मैम इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे करके जो उनका तरीका हाँ, था वो प्रभाव। ये था कि वापस से आकृतियों को आकृति जैसा बनाया जाने लगे, है ना। और इस सोसाइटी जो थी एनोनिमेट आर्टिस्ट, जिसमें उन्होंने पेंटर्स, स्कल्पचर्स, ग्रेवियर्स सबको इंक्लूड किया था। 1874 में इसने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन की और इसी एग्जीबिशन में क्लाउड मोने ने अपनी 5 पेंटिंग्स डिस्प्ले में दी थी, जिसमें से एक पेंटिंग जो थी इम्प्रेशन थी, सनराइज 1872 में जो उसने बनाई होगी। और इसी को देख करके फ्रेंच क्रिटिक लुई लेरॉय ने कहा था कि ये इम्प्रेशन है, और उसी के नाम से इम्प्रेशनिस्ट उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह से धीरे धीरे करके सोसाइटी डी आर्टिस्ट इंडिपेंडेंस ने 1880 जॉर्ज स्यूरेक का, पॉल सिनाक का, ओदिलोन रिदो का, ये बहुत सारे और जो आर्टिस्ट थे इम्प्रेशनिस्ट और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, उनके आर्ट वर्क्स को डिस्प्ले में दिया और उनकी ये एग्जीबिशन सक्सेसफुल, जिसको हम लोग प्रभाववादी 8 प्रदर्शनियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर हर 2 साल में वो एक प्रदर्शनी अपनी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई और इस तरह से मॉडर्न क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। ये बेदर्स है, ये भी जॉर्ज सेराकी है। इसमें भी देखो लाइट का प्ले, फॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन, फॉर्म्स का जो वेट है, इसके साथ साथ डिपिक्शन जो है वो जो हमारा सबसे पहला जो इम्प्रेशनिस्ट वर्क है सनराइज, उससे बहुत डिफरेंट है। ठीक है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में सिंबलिज्म पॉल गॉगिन और विंसेंट वैन गो। ठीक है, और ये दोनों आर्टिस्ट ने, मैंने अभी कहा था ना, हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि ये आर्टिस्ट को क्यों जरूरत पड़ी वापस जाने की, ऐसी पुरानी आदिवासी कलाओं से प्रेरणा लेने की उनको क्यों जरूरत पड़ गई। इसके पहले की जो ये पेंटिंग है, ये यूरोपियन कंटेम्प्रेरी कोई एक दिन होगा, उस समय का कोई एक दिन होगा जो उन्होंने पेंट किया होगा, है ना। लेकिन ये पेंटिंग है, ये यूरोपियन नहीं है, ये अफ्रीकी है। ये वहां पर जाकर के उन्होंने इसके बारे में वहां के जो आर्ट थी या जो वहां के लोग थे उनसे इंस्पिरेशन लेकर के अपने ताहिती निवास में बनाई थी, द मून एंड अर्थ, है ना। और ये पूरी तरह से सिंबॉलिक है। तो उनको जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि वो जो फ्रांस में उस समय जो आर्टिफिशियलिटी थी उसको रिजेक्ट करते थे। बाहर निकल करके बैठो, धूप में जाओ, जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही पेंट कर दो, छोटे छोटे डॉट्स में पेंट करो, फॉर्म्स को क्रिएट करो, उनको नहीं समझ में आया। इस पेंटिंग में
पेंटिंग में और पेंटिंग में कोई भी इमोशन कहाँ है? नहीं है। ये केवल डिस्क्रिप्शन है किसी कंटेम्परेरी सीन का, ये डिपिक्शन है और ये इम्प्रेशन है। इमोशन का एस्पेक्ट गायब हो गया, वो यहाँ है। फीलिंग तो गायब हो गई थी, वो यहाँ है। आप समझ में आया क्यों जाना पड़ा वापस? पिकासो Yes, क्यों ma'am. वापस गए थे? सारे के सारे गॉगिन, गो, वैन गो, पिकासो, सारे के सारे आर्टिस्ट, और इन सब में एक नाम और भी है जो आप भूल रहे हो, रूसो। ये रूसो? सारे मैं रूसो तो मैडम पहले के आर्टिस्ट है ना मैम? बहुत पहले के आर्टिस्ट हैं। वो तो मैडम 19 सेंचुरी के होंगे जहाँ तक है। 19 हाँ 1920 सेंचुरी के। नहीं, इनके गॉगन से तो बहुत पहले के आर्टिस्ट हैं ये रूसो। अभी ये जो आर्टिस्ट है, इन्होंने ये सारे आर्टिस्ट वापस क्यों लौट रहे थे प्रिमिटिव आर्ट की तरफ? क्योंकि ये कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? सिंप्लिसिटी ढूंढ रहे थे। जैसे एक सिंपल वे में, बहुत साधारण तरीके से कोई भी आदिवासी कलाकृति अपनी भाव को कह देती है, वो उस तरीके को ढूंढ रहे थे। तो बजाय ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर होने के, उन्होंने ये आर्ट थीम्स लिए इंस्पायर होने के लिए। वहां के लोगों से इंस्पायर हुए, वहां के लोग वहां का कल्चर से इंस्पायर हुए और वहां के कल्चर को अपने आर्ट वर्क्स में सिंबॉलिकली यूज किया। ठीक है, ये भी गॉगविन का एक वर्क है जिसमें उन्होंने खुद को ही डिपिक्ट किया है कि आर्टिस्ट इन सर्च। बता सकते हो ये कहाँ का लैंडस्केप है और आर्टिस्ट क्या ढूंढ रहे हैं? पर जो भी हो, मुझे ये लैंडस्केप बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, है ना? हमारे एक विलेज का है मैम ये लगभग। विलेज की पेंटिंग लग रही है मैम। हाँ, विलेज की तो है। विलेज विलेज गाँव। 1890 वैन गो। सेंट वॉन गॉग मैडम वही उत्तर प्रभाव बात। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट। इसमें भी तो मैडम पैचेस वर्क है मैम इसमें भी। वैन गो की खासियत थी, अभी ये देखो, ये देखो, देखो, और इसमें देखो उन्होंने कैसे यूज किया। ये देखो, है ना, कितने छोटे छोटे से स्ट्रोक्स हैं। मैडम सेंट वॉन गॉग की कमेंट जॉर्ज स्यूरेट की है मैम ये स्यूरेट की है। और पेंटिंग में देखो फ्लैट कलर्स हैं। ये गॉगिन की है। ये गॉगविन की है। ये फ्लैट कलर्स। हाँ ठीक है। और ये भी गॉगविन की है, पर यहाँ पर फ्लैट कलर्स नहीं है, फ्लैट कलर के एरियाज हैं। ये देखो, है ना? ये देखो। और ये इसमें तो सारी लाइंस चल पड़ती। देखो, सारी लाइंस चल पड़ती है। स्ट्रोक्स ये सीधे हैं, ये ऐसे हैं,
ये ऐसे और है, स्टॉक्स की मूवमेंट्स अलग अलग तरीके से है मैम यहाँ पर। वही बात है। जैसे मैडम इनकी वो वाली जो पेंटिंग है ना, जो हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, सपनों वाली, कौन सी है वो, स्टारी नाइट, जिसमें एक मतलब, हाँ Starry साइड Night? है वो वाली। उसमें भी सारी लाइंस चल पड़ती हैं, ऐसा लगता है सब चल रहा है। हाँ मैम, मैंने एक वीडियो शेयर की थी मैम, उसमें भी प्रेसिडेंट वैन गॉग की जो पेंटिंग थी ना, वो हम्म, मतलब मूवमेंट्स करती हुई दिखाई गई थी मेरे पास, मैंने उससे वो किया था, हम्म, इसी अपने ग्रुप में ही पोस्ट की थी मैम। अच्छा, हम्म। तो अब हम ज्योति मैम ने पढ़ाई थी तो शालवी ने भी भेजी थी। क्या बता रहे हैं? हेलो, मैम मैं हाँ मैं आर्ट फिर वर्क से में भेज पोस्ट दूंगी। करता, हाँ मैडम मैं अपने ग्रुप में आर्ट पोस्ट में वर्क करता, मैं वो सेंड करता रहता हूँ मैडम उससे। मुझे तो नहीं मिले, आपने क्या सेंड किया था? मैडम आप नहीं है मैम उस ग्रुप में, हम हम उस ग्रुप पांचों में का ही आप ग्रुप है नहीं मैम। है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैडम मैं उसमें मैडम जो आर्टिस्ट है ना मेरे साथ, जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं फॉरनर हम्म, आर्टिस्ट, तो मैडम मैं हम्म, उनका वर्क पोस्ट करता रहता हूँ मैडम आए दिन। बिल्कुल ठीक बात, अच्छा करते हैं। हाँ कुछ नया देखने को मिलता है ना, इसीलिए। ठीक है, ये बढ़िया बात है। आगे करें अब थोड़ा सा। हाँ मैम बिल्कुल। तो इसके बाद में क्या हुआ कि पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स पॉल गॉगविन एंड विंसेंट वैन गो, जिन्होंने कलर और ब्रश स्ट्रोक से इम्प्रेशनिस्ट आर्टवर्क्स को और आगे डेवलप किया, और उसके बाद वो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट कहलाए। उनको बेटर क्रिटिकल लक मिला, उनको अच्छा क्रिटिसिज्म मिला, जबकि इसके पहले के जो आर्टिस्ट थे उनको नेस्टी क्रिटिसिज्म मिला। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे चेंज को, लेकिन अब चेंज करने लगे। और इनको जो बेस्ट सपोर्ट मिला वो थे फ्रेंच क्रिटिक एल्बर्ट ऑरियर। He wrote the first article ever on Van Gogh, और बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने उनका जो परसेप्टिव इंटरप्रिटेशन दिया। In a still telling definitive essay on Gauguin, Aurier supported the artist's symbolism. उनके सिंबलिज्म को सपोर्ट किया। वैन गो के जो स्टाइल था, ब्रश स्ट्रोक्स थे, उनको सपोर्ट किया, और ये दोनों आर्टिस्ट को एस्टैब्लिश किया। ही वाज एल्बर्ट ऑरियर। इसी के साथ में प्रिमिटिविज्म और इमोटिविटी, इन दोनों ही आर्टिस्ट के जो आर्ट वर्क्स में हमें मिलती है, इसको भी सपोर्ट करने वाले आर्टिस्ट थे, वो क्रिटिक थे एल्बर्ट ऑरियर। तो इस तरह से हमें मिलता है कि अब धीरे धीरे करके जो न्यूनेस थी, जो नयापन था आर्ट वर्क्स में, उसको अब एक्सेप्ट किया जाने लगा। इसी के साथ साथ एंड्रे फॉन्टेन्स जो थे, उन्होंने गॉगविन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उसकी सिंसियरिटी के लिए, इमोशनल सिंसियरिटी के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, और उनके आर्ट वर्क्स में उन्होंने जो डेवलपमेंट्स किए थे, जो उन्होंने ढूंढा था, ताहिती में जाकर के, अफ्रीका में जाकर के, रह करके उन्होंने जो उस कल्चर को इम्बाइब करने की कोशिश की थी अपने आर्ट वर्क्स में, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उनके वायलेंट ऑपोजिशंस को, कलर्स जिस तरह से उन्होंने यूज किए थे, और जिस तरह से बर्निंग कलर्स यूज कर रहे थे, लेकिन उसमें एक सॉम्बर फीलिंग देते थे, एक कहानी कहते थे, भाव तो होता ही था, एक पूरी कहानी होती थी, स्टोरी टेलिंग। जो उनकी मूवी, एक पूरी पेंटिंग, हमने एक पेंटिंग आपको दिखाई थी, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये गॉगविन की। और इस तरह से उनकी जो पेंटिंग्स के फिलोसॉफिकल आइडियाज होते थे, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो अब आर्टिस्ट को क्रिटिकल एक्लेमेशन भी मिलने लगा। इसके पहले
जब इम्प्रेशनिज्म था तो लोग कह रहे थे ये क्या बनाया है। उसके बाद जब बनाया तो वो केवल डिस्क्रिप्टिव था, उसको भी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही फीलिंग्स की और इमोटिव प्रेजेंटेशंस की बात आती है, इनको एक्सेप्टेंस मिलने लगा। और इस तरह से धीरे धीरे करके गॉगविन को बहुत मॉडर्न कहा गया। उनको कलर्स के यूज में, इमोशंस के प्रेजेंटेशन में उनको एक मॉडर्न आर्टिस्ट मान लिया गया। और स्वीडिश राइटर हैं ऑगस्ट स्ट्रिंगबर्ग, जिन्होंने उनको कहा कि ही इज द सैवेज मॉडर्निस्ट। और उन्होंने कहा ही हेट्स सिविलाइजेशन ऑल्दो ही कैन रिप्रेजेंट इमोशंस। और ये एक तरह से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था। उन्होंने कहा ही इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड इन हिज आर्ट वर्क्स। और ये गॉगविन के लिए बहुत ही अच्छे क्रिटिसिज्म थे। धीरे धीरे करके इस तरह से उनको ऑथेंटिक वो एक्लेमेशंस मिलने लगे। ऑरियर ने ऐसे ऑन अ न्यू मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म करके एक आर्टवर्क को ऑथर किया 1890 से 93 के बीच में, जिसमें उन्होंने जो न्यू डाइवर्स मेथोडोलॉजीज जो आर्टिस्ट इस समय, मॉडर्न आर्टिस्ट इस समय फॉर्मुलेट कर रहे थे, जिस तरह से टेक्निक्स नई नई डिवाइस कर रहे थे, जिस तरह से कलर्स लगा रहे थे, फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे थे, फॉर्म्स को छोड़ दे रहे थे, पिक्चर्स क्रिएट कर रहे थे, पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट्स को धीरे धीरे करके गायब कर दे रहे थे या वेटलेस बना देते थे। तो ये सारे चीजों को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, इनके लिए गुड और बैड का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एस्थेटिक परसेप्शन क्या होना चाहिए इन आर्ट वर्क्स के लिए, ये सारी चीजें उन्होंने इस बुक में अपनी डिस्क्राइब की। द एसे ऑन अ न्यू मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म इन 1890 to 93 he authored this book. Aurea decreed that viewers must become mystics of the new art. उन्होंने कहा कि जो व्यूअर्स हैं उनको न्यू आर्ट को अब समझना ही चाहिए, क्योंकि ये नए लोग हैं और इनका जो नया विजन है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इस न्यू आर्ट को नहीं समझ पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि हम इन सब को रिजेक्ट ही करते चले जाएंगे, क्योंकि हम पुराने आर्ट के जो वैल्यूज हैं उनके बेसिस पर न्यू आर्ट को क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये कभी भी अच्छे नहीं होंगे। इनको नया है ये काम, और इनको देखने के लिए हमारा परसेप्शन भी नया होना चाहिए। और वो नया परसेप्शन क्या होगा? दैट इज द पॉइंट ऑफ एस्थेटिक्स। और आज तक ये रेडिकल ट्विस्ट जो है वो हम फॉलो करते जा रहे हैं कि हम आर्टवर्क को उसके एस्थेटिक्स की तरह से, उसके प्लेजर के लिए देखते हैं, ना कि इसलिए कि उसका पर्पस जो है वो माइथोलॉजी है, या उसका पर्पस या उसकी थीम जो है वो क्या है, रिलीजियस है, क्या है, वो चीज बाद में आती है, पहले तो प्लेजर। और इसके साथ ही आ जाता है क्रिटिकल रिस्पॉन्स। जो अभी तक हम लोग क्रिटिसिज्म देख रहे थे, जो अभी तक हम लोग आर्टवर्क्स देख रहे थे, इनका जो क्रिटिकल रिस्पॉन्स है वो क्या था? सेज़ा के आर्टवर्क्स, इन सारे में से ऑब्जेक्ट गायब हो जा रहा है ना? केवल यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का भार गायब हो जा रहा है, मास गायब है। और दूसरी चीज, उसने लोकल कलर को एम्फसाइज करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सजा ने कहा कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जैसा होना चाहिए। यहीं पर वो बात आती है कि हमें फील कैसा होना है, क्या बनाया है, क्या है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको देख करके हमें फील क्या हो रहा है, ये बनाया जाना चाहिए। और पॉल सेज़ा ने जो पेंटिंग्स बनाई, उनसे जो क्रिटिक्स को थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ गई। अभी तक तो कम से कम वो डिस्क्राइब कर पा रहे थे आर्ट वर्क्स को कलर्स, कलर थियरी से, उनके मूवमेंट से, उनके लाइन से, उनके फॉर्म से। लेकिन अभी पॉल सेज़ा क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सारी ही चीजें जो है वो कुछ पर्टिकुलर जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उसी के अंतर्गत हैं,
और इसलिए हमको उन सारे फॉर्म्स को और जो वो वस्तु है उसका जो आभास की बजाय जो जैसी वो है उसकी जो उसको जो जैसा हम महसूस कर पा रहे हैं हमें वैसा बनाना चाहिए। और यहीं से आर्ट क्रिटिसिज्म की भी दिशा बदल गई। जो ब्रिटिश क्रिटिक रोजर फ्राई हैं, उन्होंने सजा के लिए एक क्रिटिसिज्म, उनका जो अपलॉड था वो लिखा, अ स्टडी ऑफ हिज डेवलपमेंट इन 1927, जिसमें उन्होंने उनकी पेंटिंग्स को क्लियर किया और उन्हें बताया कि ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है। उन्होंने ही ये नाम दिया, रोजर फ्राई ने ही इनकी पेंटिंग्स को पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का नाम दिया, जिसमें उन्होंने सजा को कहा कि वो मॉडर्निस्ट एस्थेटिक है। और उनको रोजर फ्राई ने ही उनके लिए वर्ड कॉइन किया, ही इज फादर ऑफ मॉडर्निज्म। और उन्होंने कहा कि ही इज फादर ऑफ न्यू फॉर्मलिज्म, वो न्यू फॉर्मलिज्म के भी फादर हैं। इन विच उन्होंने ये लिखा, इन दिस ट्रिटाइज ही रोट कि इन विजन एंड डिजाइन इन 1920, उन्होंने लिखा कि प्लास्टिसिटी हैज बिकम ऑल इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब प्लास्टिक जो वैल्यूज हैं, प्लास्टिक जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हम अभी तक जिस चीज को हम डिस्कार्ड करते आ रहे थे, जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मास है, जो एक वेट है, उसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे थे। ऑब्जेक्ट हमें कैसा आभास दे रहा है, केवल यही बना रहे थे कि हम लाइट का इफेक्ट बना रहे हैं, तो लाइट के इफेक्ट में हम ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो तो रहना ही चाहिए ना। और यहीं से एक चीज ये क्रिएट होनी शुरू की कि plasticity has become all important and in which all is reduced to the purest terms of structural design। और यहाँ से स्ट्रक्चर की शुरुआत फिर से हुई, जिसको हम आगे पिकासो के और ब्राक के क्यूबिज्म में देखते हैं कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या है पेंटिंग का। ठीक है, ये आर्ट क्रिटिक थे रोजर फ्राई जिन्होंने लिखा। और इसी तरह से एक दूसरे जर्मन क्रिटिक थे जूलियस मेयर ग्राफे, जिन्होंने सजा की पेंटिंग को लिखा कि ये पेंटिंग्स जो हैं, these paintings are being a contribution to a new system of aesthetics, a mosaic pictures amazing in their vigorous contrast of color। और इस तरह से हमको ये सामने एक चीज आने लग गई है हमारे कि अब जो न्यू आर्टिस्ट थे उनको क्रिटिकल एप्रिसिएशन, पॉजिटिव एप्रिसिएशन मिलने लगा। और इसके बाद में ब्लूम्सबेरी और क्लीव बेल जैसे जो क्रिटिक्स है, जिनको हम लोग फिलोसोफर्स जिनको हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भी सजा के आर्टवर्क्स के बारे में लिखा। एंड दे केम टू कंक्लूजन दैट इट वाज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल एलिमेंट्स दैट काउंटेड मोस्ट, and that alone were essential, so that a painting no longer had to represent an object or figure। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। और इस तरह से जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो संगठन है, वो कहाँ पर लाया हमें? क्यूबिज्म में। ठीक है, सजा का जो काम था, सजा का जो वक्तव्य था कि जो सारी चीजें हैं वो एक सिलेंडर या फिर कोन या फिर क्यूब में होती हैं। नहीं, क्यूब में नहीं होती हैं, उनके पास में क्यूब नहीं था, स्फीयर था। ये सारे फॉर्म्स होते हैं, तो उसको क्यूबिस्ट ने फॉलो अप किया और क्यूब अपने आप ही उन्होंने उसमें इंक्लूड कर लिया। और स्ट्रक्चरल जो फॉर्मलिज्म है ये हमें मिलता है प्योर फॉर्म में क्यूबिज्म, पिकासो और ब्राक ने डेवलप किया था। तो ये हमारा आर्ट क्रिटिसिज्म है। मॉडर्न आर्ट के डेवलपमेंट के साथ में किस तरह से आर्ट क्रिटिसिज्म का डेवलपमेंट हुआ, ये हम लोगों ने आज पढ़ा। मैम इंडियन आर्ट क्रिटिसिज्म बताएंगे। इसके बाद हमें अभी करना है क्यूबिज्म,
और क्यूबिज्म के बाद में जो 20th सेंचुरी का जो आर्ट क्रिटिसिज्म है, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लीनबर्ग के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और जो बाकी रोजनबर्ग और एलोवे के क्राइटेरियाज हैं, आर्ट क्रिटिसिज्म के फॉर्मुलिज्म है, ये सारा चीज के बारे में बात करेंगे। और 21st सेंचुरी का आर्ट क्रिटिसिज्म है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर इंडियन आर्ट क्रिटिसिज्म के बारे में ठीक है। यस मैम। यस। इंडियन आर्ट क्रिटिसिज्म कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ऑब्वियसली मॉडर्न आर्ट शुरू हुई। मॉडर्न आर्ट की शुरुआत होती है, मॉडर्न आर्ट की शुरुआत रेनेसां से होती है ना, पुनर्जागरण काल, भारतीय कला में पुनर्जागरण काल, तो वहां से मॉडर्न आर्ट की शुरुआत होती है। तो बस वहीं से इन आर्ट क्रिटिसिज्म की भी शुरुआत होती है कि शुरू की जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें क्या लिखा गया भारतीय कला के बारे में। पहले तो बड़ा विरोध ही था, जिस तरह से जो है पाश्चात्य कला और तकनीक और सारा चीज हमारे सामने आ रहा था, उसको लेकर के बंगाल के जो कलाकार थे उनको बड़ा विरोध ही था कि उनको तो नेशनलिज्म चाहिए था। तो नेशनलिज्म का जो एक थीम लेकर के क्या क्या लिखा गया, कैसे कैसे पेंटिंग्स बनाई गई, और उसके बाद से लेकर के आज तक हम आर्ट एप्रिसिएशन के किस फॉर्म में है, ये सारा चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम।